मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो बशको। आज हम लखनऊ में हैं और वरिष्ठ रंगकर्मी ज्ञानेश्वर जी से मिलने आए हैं, जिनको ज्ञानी के नाम से लोग जानते हैं। चलिए मिलाते हैं ज्ञानी जी से। नमस्कार ज्ञानी। नमस्कार। हम ये जानना भी चाहते हैं कि लखनऊ में आप इतने साल से हैं, आपने रंगमंच की यात्रा कब से शुरू करी? रंगमंच की यात्रा तो करीब 1986 से शुरू हुई थी। बहुत छोटे स्तर पर यहाँ पे थे। असल में क्या, मैं जब छोटा था बहुत, तो यहाँ पे एक बाल संग्रहालय एक जगह है। बाल संग्रहालय? हाँ, वहाँ पर मैं मेंबर था। बच्चों को वहाँ पे मेंबर बनाया जाता था, तो वहीं पे नाटक वगैरह क्या करता था। तो वहाँ पे कुंवर कल्याण सिंह जी थे, गुरु जी कह के, वो सिखाते थे। उनकी अपनी एक संस्था भी थी, राष्ट्रीय नाट्य परिषद। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो उनसे मिला, तो उन्होंने कहा ठीक है आओ परिषद में नाटक करो। तो 1986 में मैं उनके संग जुड़ा और 4 साल तक मैं अलग अलग लखनऊ की कई संस्थाओं में मैंने काम किया है। उसके बाद 1990 में मैंने अपनी संस्था बनाई रंग यात्रा के नाम से। रंग यात्रा? जी हाँ। उसके बाद मैं अपने शोज करता रहा और आज तक मैं करता आ रहा हूँ। तो जब आप जुड़े थे तो पहले किससे आपने सीखा थिएटर? शुरुआत, पहला नाटक तो मैंने स्वर्गीय कुंवर कल्याण सिंह जी के निर्देशन में किया था। उसके बाद से तमाम लोग मिलते गए। शीतल मुखर्जी जी थे, उनके संग हमने किया, सूर्यमोहन जी के संग किया, चित्रा जी के संग किया, दिल्ली से हेमंत सिंह के संग किया, बागीश सिंह के किया। तो अलग अलग निर्देशनों में? जी हाँ, इनकी निर्देशों में या इनकी कार्यशालाओं में, नाट्य कार्यशालाओं में करता रहा। तो उसी से मैंने सीखा है। तो उसके बाद फिर इंडिविजुअल आप कब अपनी संस्था बनाई? किस सन? 1990 में अपनी संस्था बनाई। तो उसमें आप अभिनय करते थे कि विद डायरेक्शन? नहीं, शुरुआत में तो मैं बाहर से कई रंग निर्देशक बुलाता था। अच्छा। और इसमें विशेष रूप से मैं आभारी हूँ श्री पुनीत अस्थाना जी का। उन्होंने हमारे संस्था की तरफ से कई निर्देशन किए और उन्होंने उसको बहुत कुछ सिखाया भी। अच्छा जी। तो ज्यादातर उनके साथ निर्देशन में आपने किन निर्देशकों के साथ आपने ज्यादा काम किया? मैंने पुनीत अस्थाना जी के साथ सबसे ज्यादा काम किया है। उसके बाद शीतल मुखर्जी के साथ बहुत काम किया है मैंने, निंदू से। इन दो के साथ मैंने ज्यादा काम किया है। तो आपने वर्कशॉप भी लगवाई अपनी संस्था से? हाँ, हमारा जो भी नाटक होता है संस्था की तरफ से, वो एक वर्कशॉप के अंतर ही इसको तैयार करते हैं। आप तैयार करते कि एनएसडी से किसी को बुलाते हैं? नहीं, हम बाहर से तो इधर किसी को नहीं बुलाया है, क्योंकि समस्या होती है कि बजट की समस्या रहती है कि बाहर से आते हैं तो बजट समस्या रहती है। वैसे लखनऊ के जो वरिष्ठ होते हैं उसको बुलाते हैं आप? हाँ, कुछ लोगों को बुलाते हैं। जैसे राजा अवस्थी जी को हमने बुलाया था, अभी पिछले दिनों नाटक किया था। कई नाटक उन्होंने हमारी संस्था से किए हैं। कौन से नाटक? लटकिया, हाथी किया, कफन किया। प्रेमचंद जी? हाँ, एक इनका आरादात खां किया। अच्छा। शरद जोशी जी का। हाँ, म्यूजिकल किया था कि? म्यूजिकल किया था। वो तो उसको म्यूजिकल करने का आनंद है, वरना वो बेकार है। और अभी हाल ही में चूंकि राजा अवस्थी जी की जो कमांड है वो संस्कृत नाटक में बहुत ज्यादा है। तो आपने संस्कृत नाटक भी किया? संस्कृत भाषा। तो अभी हमने भगवत जुक्कम नाटक किया, संस्कृत नाटक। अच्छा। 15 मार्च को बीएनए के ऊपर किया। तो वो भी आपके निर्देशन में? नहीं, वो राजा अवस्थी जी के निर्देशन में था। तो अलग अलग निर्देशक भी बुलाते रहते हैं। हमने स्वर्गीय चंद्रमोहन जी से भी नाटक कराया था अपने। हाँ, उनकी वाइफ चित्रा मोहन जी हमारे संग नाटक, हमारे ग्रुप से नाटक का डायरेक्शन किया है। जी हाँ, निर्देशन किया था उन्होंने। अच्छा। डगमग पक नाम से एक नाटक था, उसका किया था। उनके लिखे हुए भी नाटक हम लोग करते रहते हैं। क्या चित्रा मोहन जी राइटर भी हैं? बहुत अच्छा लिखती हैं वो। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे नाटक लिखती हैं। उनका कौन सा नाटक आपने किया था? हमने अभी एक कांत की ज्वाला, मैनाबाई। कौन सा नाटक किया था? उनका लिखा नाटक था कांत की ज्वाला, मैनाबाई। अभी मैं रिसेंटली कर रहा हूँ, जो कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर तैयार कर रहा हूँ मैं अमृत महोत्सव के लिए। और उनका लिखा नाटक था सुदामा की चावल। है वो कृष्ण जी की लीला। तो उसको मैंने किया।
अच्छा, जी। तो आप इधर अभिनय नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभिनय भी करता हूँ। अच्छा। नाटक के भाई निर्देशन में जो आप कर रहे हैं अभी, जो आपकी वर्कशॉप भी चल रही शायद, जी, कौन सा नाटक है वो? कांत की ज्वाला मैनाबाई। तो कितने दिन हो गए भी रिहर्सल हो रही है? ये असल में इधर लॉकडाउन की वजह से काफी ग्रुप होती थी, मंडे टू फ्राइडे करते थे, और बीच में काफी छुट्टियों का भी 1 महीना हो गया है। अब ऑडिटोरियम खुलने का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही ऑडिटोरियम खुलेगा इस नाटक को करूंगा। जी, अब तो बंदी चल रहा है। बंद चल रहा है। तो किस में करेंगे वो, वाल्मीकि में? अब देखिए, वाल्मीकि का मिलता है या बीने का कोई हॉल मिलता है, जो भी हॉल मिलेगा उसमें करेंगे हम। तो अब बच्चे पहले तो बच्चे बड़े जुझारू होते थे, अब देखते लड़के थोड़ा सीखने के बाद फिल्मों तो रुझान करते, उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले भी रुझान फिल्मों की तरफ था, अब कुछ ज्यादा और आज भी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इधर जो पहले फिल्में बनती थी खाली, अब सीरियल बनने लगे हैं, बहुत से चैनल्स के लिए बनने लगे हैं, तो भरमार हो गई है। और दूसरी बात, आदमी को पहले नाटक जो हम लोग करते थे, करीब 90 की बात बता रहा हूँ, 86 की बात बता रहा हूँ, उस समय हम लोगों को बहुत कम पैसे लगते थे नाटक करने में। हॉल भी सस्ते थे। हॉल दूसरी बात नहीं, हम लोगों का कन्वेंस साइकिल से जाते थे, 25 पैसे की हवा भरवा ली, महीने भर साइकिल से चल रहे हैं। अब तो साइकिल से कोई जाना पसंद नहीं करता, स्टेटस हो गया। अब तो किसी भी लड़के से अगर कह देता हूँ मैं, भाई तुम साइकिल करने वाले, सर नहीं, या तो वो स्कूटी चाहिए उसको, मोटरसाइकिल चाहिए अपने घर से, या फिर ऑटो चाहिए। अब उसका जो कन्वेंस है वो बहुत महंगा पड़ जाता है। फिर वो चाहता है कि अगर मैं 15 दिन 20 दिन 25 दिन आया हूँ तो मैं उसका कुछ हमको पैसा भी मिले। पहले तो पैसा नहीं था, अब कैसे लड़के आते, कैसे बने? देखिए, पैसा तो देखिए पहले भी था, पहले था 150 रुपए आदमी ले लेता था, लेकिन अब दिक्कत यह है कि 50 रुपए 100 रुपए तो रोज उसका कन्वेंस लग जाता है। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब कन्वेंस लग जाता है, कन्वेंस कहाँ से खर्च करे? अपने पिता से, अपने माता से, अपने घर में कब तक मांगे वो? तो आप जो शो कराते तो पारितोषिक कुछ देते? हाँ, हम पहले बता देते हैं भाई हमारी ये सीमा है, हम इतना ही दे सकते हैं, वैसी है वाकई तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल सही बात है। तो आपको अनुदान यहाँ से मिलता है? जहाँ से अनुदान मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से तो ना के बराबर मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, जैसे जी 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 मिलता है। तो उसी में हो जाता है, मिलजुल के कर लेते हैं। साल में एक दो नाटक, हाँ 2-3 शो तो हम लोग कर लेते हैं। एक शो तो रिपीट हो जाता है, तैयार होता है उसको। हाँ बिल्कुल। तो आप शो बाहर भी ले जाते हैं कि लखनऊ में? बाहर भी ले जाते हैं, और बाहर ले जाना एक कठिन समस्या होती है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो नाटक होता है, नाटक ऑडियंस पसंद नहीं करती है, वो नाच गाने का प्रोग्राम ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए जो आयोजक हैं वो नाच गाने का प्रोग्राम ज़्यादा कराते हैं। जैसे हम लोग कोई उत्सव वगैरह होता है, समारोह वगैरह होते हैं, या मेले वगैरह होते हैं जो डीएम के द्वारा कराए जाते हैं, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमारा ये नाटक करवा लीजिए। मेले में तो वो दिक्कत होती है, वो कहते हैं हम नाटक कोई पसंद नहीं करता है, उसमें नौटंकी की विधा। हाँ, कोई म्यूजिकल कोई प्रोग्राम हो तो हम लोग ने भी कोशिश की है कि इधर कुछ म्यूजिकल नाटक तैयार कर लिए हैं, उन्हीं को हम लोग जो है बार बार करते रहते हैं, तो अच्छा रहता है। अभी कुछ अभी देखा विज्ञापन का कुछ नौटंकी का कुछ नाटक रिहर्सल चल रही है अभी शो के लिए। असल में क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामायण एन्क्लेव हो रहा है। हाँ, उसके अंदर बहुत सी संस्थाओं को भगवान राम के चरित्र में नाटक करने के लिए मिला है। हाँ। तो उसी के लिए लोग अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, उसी में उसमें क्या आप भी कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये सौभाग्य अभी नहीं मिल पाया है। तो कर रहे हैं तो कर लेंगे। हाँ, मुझे सौभाग्य नहीं मिल पाया है। मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन अभी सौभाग्य नहीं मिल पाया मुझे, अभी कोई मिला नहीं है अभी करने के लिए। हो सकता है भविष्य में आपको आगे मिल जाए। हम ये चाहते पहले का रंगमंच और अब के रंगमंच कितना फर्क पड़ गया है? अब तो दोनों रंगमंच देखे, उधर के 80 के भी देखे और ये 2000 वाला भी, आपको तो कुछ फर्क नजर आया पहले के बच्चे और के? टेक्निकल में फर्क आया है। बाकी देखिए, पहले भी ऑडियंस नहीं थी। 80-90 के दशक में जब मैं नाटक करता था तब तो सीरियस नहीं थे, इसलिए लोग, तब भी नाटक में ऑडियंस नहीं मिलती थी। ऑडियंस जो है बहुत मुश्किल से आ पाती थी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोगों के पास कोई ऐसा फंड नहीं है पब्लिसिटी का कि हम अपने नाटकों की पब्लिसिटी कर सकें कि भाई हमारा नाटक इस दिन होने जा रहा है। 250 लोगों का 300 लोगों का हॉल है,
तो अगर लखनऊ भर में अच्छी पब्लिसिटी हो जाए तो जरूर 250-300 लोग देखने आ जाएंगे, नाटक देखने के लिए बड़े आराम से आ जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि उन तक खबर पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है। अब तो मोबाइल से मीडिया बहुत फास्ट हो गई है, और तो मोबाइल से आप उन्हीं लोगों को तो मोबाइल जानते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाटक के शौकीन है, नाटक देखना चाहते हैं, मौका नहीं मिलता, लेकिन जानकारी नहीं मिलती। हाँ, समाचार पत्र पढ़ के बता के बोलते हैं अरे आपने बताया नहीं, चूक गए हम। तो ये समस्या है। अगर सरकार जो हमको नाटकों के लिए अनुदान देती है अच्छी बात है, अगर वो इस तरह का हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए कुछ एक रास्ता बना दे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। अब जैसे सरकार अपने जो विज्ञापन छपवाती है वो बहुत कम रेट में होते हैं, वो उनका रेट बहुत कम होता है। अगर वो कोई योजना ऐसी निकाल ले कि हम लोग उनसे कहें कि भाई हमारे नाटकों का जो पेपर में आप एडवर्टीजमेंट छपवा दीजिए, तो ये है कि बहुत लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी। क्योंकि हम लोग अगर छोटा सा भी 2x3 का कॉलम देते हैं तो हजारों रुपए में आता है वो, और उनके द्वारा जो है वो कुछ कम में होता है, बहुत कम दाम होते हैं सरकारी वाले ना। हाँ, सरकारी। तो ये मैंने एक दो बार सूचना निदेशक से इस बात का रिक्वेस्ट भी की थी, संस्कृति विभाग में रिक्वेस्ट की कि भाई ये एक योजना पर पैसा भले ही हम दे दें मगर प्रचार, लेकिन आप वो सुविधा हमें दे दी, अपने जरिए उसको निकलवा दीजिए। हाँ, तो उसमें क्या है कि अगर 500-500 रुपए में 4 पेपरों में भी हमारा निकल गया तो 2000 में दर्शक हमको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह की कोई योजना सरकार की आई नहीं और उन्होंने इस विषय में कुछ किया नहीं। तो फिर आप कैसे करेंगे? अब ये है, कार्ड बांटते हैं, हम लोग कार्ड बांटते हैं, जान पहचान के लोगों को बताते हैं और फेसबुक वगैरह डाल देते हैं, और जो बच्चे हैं जो कर रहे हैं वो भी अपने अपने लोगों को बताते हैं, बता दिए तो होता है। लेकिन वो बात नहीं आती। दर्शक आते हैं कि दर्शक आते हैं जान पहचान के। देखिए, दर्शक किसे कहेंगे? जिसे जिसे दर्शन की आवश्यकता हो, वही तो दर्शक हुआ। घर वालों को दर्शन की आवश्यकता थोड़ी है। छोटे से लड़के ने कहा कि मेरा नाटक है, आना है, मेरा नाटक आना है, मेरा नाटक आना है। बेटा कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है, और मेरा बेटा है, उसका पापा आना है, पापा आना है, तो उनका अच्छा चलो उसका नाटक है यार, कई दिन से कह रहा, चल के देखा है। अब वहां पे हमने कैसा भी किया वो ताली हो जाएंगे, क्योंकि उनका बेटा काम कर रहा है, उनके लोग काम कर रहे हैं, अपने लोग काम कर रहे हैं, तो उसको उनको हम दर्शक नहीं मानते। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दर्शक हम उसको मानते हैं जो हमारी सूचना को कहीं से भी पढ़ करके आए। अभी हमने देखा कि भारतीय नाट्य अकेडमी में 2 साल पहले की बात है, जब कोरोना नहीं स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर हम लोग लिस्ट लगा देते थे कि इस दिन ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उस एरिया के काफी लोग नाटक देखने आते थे और 50 रुपए का टिकट भी खरीदते थे बड़े प्रेम से, और नाटक देखते थे, जाते थे। एक धीरे धीरे दर्शकों का समूह बन रहा था, लेकिन कैफी आपदा कोरोना आ गई, जिसके आगे की ये समस्या हो गई, और अब लोग भीड़ भाड़ या इस तरह की जगह में जाना पसंद नहीं करते हैं। भले ही मास्क लगा लिए, कुछ लगाइए, लेकिन आदमी अवॉइड करता है जाना। अच्छा, तो दर्शकों आप जो नाटक तैयार करते हैं तो क्या टिकट शो करते हैं कि पास? मैं सारे नाटकों का कोशिश करता हूं टिकट लगाऊं, पासेस होते हैं कुछ जानकार वालों को ज्यादा, लेकिन कोशिश करता हूं कि जो हमारा दर्शक आए वो या तो कार्ड लेके आए, या तो कार्ड लेके आए जान पहचान का है, या जान पहचान है तो कुछ टोकन मनी दे, ताकि लोगों में जागरूकता हो कि यहाँ नाटक के लिए भी टिकट लगता है। हाँ, वो थोड़ा सा होना चाहिए। पहले नहीं था, हम तो पास है भैया यार दे दो, सब ऐसे पास से ही लोग देखते हैं। पास क्या है, पास दे जाइए, उसको आदमी रख देता है, लेकिन टिकट लेता है 50 रुपए का, तो आएगा तो शो में कुछ ना कुछ वो रखते हैं, तो रखते हैं, 50 रुपए हम रखते हैं। पहले तो नहीं था, दर्शक में उतना नहीं था पहले, हम लोग करते थे। हम जितने भी नाटक हम कर रहे हैं तो उसमें सब में रख रहे हैं, और हमारा करीब 70 टिकट, 60 टिकट, 50 टिकट बिक जाता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब खर्च तो नहीं निकलता, मगर ये है कि थोड़ा सा राहत हो जाती है। और दूसरी ये होता है कि एक स्टैंडर्ड लगता है कि टिकट शो हुआ।
ये इस समय जो आप नाटक कर रहे हैं उसमें कितने बच्चे काम कर रहे हैं? इस समय जो नाटक कर रहे हैं उसमें मंच पे और मंच के पीछे मिला करके करीब 18 लोग हैं, जिसमें 5 लड़कियां हैं और 13 लड़के हैं। तो ये एक महीने वर्कशॉप, अब 1 महीने की मान लीजिए वर्कशॉप करते हैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप करते हैं। तो उसमें अनुदान मिल ही जाता होगा? अनुदान तो नहीं मिला है, एनएसडी से लेते हैं आप? नहीं, एनएसडी से कुछ नहीं मिला है हमें, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसको हम लोग तैयार कर रहे हैं अमृत महोत्सव के तहत, इस आशा से कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार हम लोग का शो कराएगी। इसको पहला शो तो हम लोग अपने निजी संसाधन से कर रहे हैं। उसके बाद कहाँ करने का विचार बनाया आपने? अब जो हॉल खुल जाए, बीने सेने का कोई भी हॉल खुल जाए तो उसमें करेंगे। उमावली में सुना रिपेयर हो रहा है? उमावली तो 2 साल से रिपेयर हो रहा है और पता नहीं कब तक रिपेयर होगा, कुछ मालूम नहीं उसके बारे में। तो वही हमने कहा कि इतना इस समय कोरोना काल में भी लोग जुटे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी जाके लोगों से एकजुट होने सोचते कि रंगमंच हम चाहते कि ये विधा जो चल रही है खत्म ना हो, चलती रहे। तो आपके बाद जैसे आप न रहे तो आपकी संस्था चलाने के लिए कोई आपने उसको आगे रखा है किसी? देखिए, सबसे बड़ी बात है आदमी को रंगमंच से लगाव नहीं है। रंगमंच को केवल वो फिल्म और सीरियल की एक छोटी पहली सीढ़ी मांगता है। बिल्कुल सही बात है। जानकारी तो जब देखिए नाटकों में रंगमंच करने के लिए 3 तरह के लोग आते हैं। पहला वो आता है जिसे शौक होता है रंगमंच का। दूसरा आता है टाइम पास करने के लिए, उसके पास कुछ टाइम है, उसने कहा यार शाम को क्या करेंगे, चलो वहीं बैठते हैं, डायलॉग तो बोलना दो। तीसरा आता है धन के लिए कि मुझे धन मिलेगा। तो इस नाटक में धन है ही नहीं। तो जो धन के लिए आता है वो कुछ दिन जुड़ता है और धन नहीं मिलता है, छोड़ के चला जाता है। जो टाइम पास करने के लिए आता है उसको टाइम पास का कहीं और अच्छा साधन मिल जाता है, वो भी चला जाता है। अब बचता है रंगमंच में वो आदमी जिसे रंगमंच का शौक है। शौक वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। तो वो भी उनकी वजह से आज जो रंगमंच चल रहा है या पिछले 25-30 साल से रंगमंच हो रहा है केवल शौकिया लोगों की वजह से हो रहा है। अगर लोगों को शौक, किसी को रंगमंच का शौक है, मेरे यहाँ बहुत से लड़के आते हैं, किसी को शौक होता है, वो कुर्सी भी उठा के रखते हैं, झाड़ू भी लगा देते हैं। पहले के लोग यही करते थे। शो वाले दिन हम कितने बजे आ जाए, ये कैपेसिटी रहती है, पहले विद्या बनाइए ताकि हम मदद, उनको शौक। और कुछ लोग होते हैं अरे हम झाड़ू लगाएंगे। जिनको शौक है तो रंगमंच हमेशा शौकिया लोगों की वजह से चला है। जब तक लोगों में शौक जिंदा रहेगा तब तक रंगमंच बरकरार रहेगा। आप अपनी संस्था को इतने साल से चला, जैसे मान लो आप नहीं कर पा रहे तो आपके पीछे कौन उसको स्टैंड करने के लिए किसी को आपने खड़ा किया? नहीं, जैसे आपने तो आज नहीं आया भैया तुम देखोगे तो हमारे साथ नहीं है। 2-3 लोग हैं जो कि हमारे एब्सेंस में है। ये रहना बहुत जरूरी है। 2-3 लड़के हैं जिनको हम जैसे जिस दिन रिहर्सल पर नहीं जाते हैं तो उनको बता देते हैं कि भाई ऐसा है कि आज की रिहर्सल तुम कंडक्ट करा देना, तो कंडक्ट कराते हैं। लेकिन जो भावना से या जो शिद्दत के साथ हम लगते हैं वो उनमें नहीं रहती है। वो तो रहेगी नहीं जब तक। हाँ, ये देखना पड़ेगा आपको कि अगर कोई लड़का जुझारू है तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। और जो जुझारू होता है वो फिर अपनी संस्था बना लेता है। ये तो मतलब कि ये बहुत हो रहा है। हमारे संस्था को हमें करीब 30 साल से ऊपर हो गया है और हमारे ग्रुप से टूट के 8 संस्थाएं लखनऊ बन गई। 8 बनी है क्योंकि हर आदमी बॉस बनना चाहता है। कोई आदमी किसी के अंडर में आज काम करने के लिए तैयार नहीं है, मजबूरी में करता है। ईगो बहुत क्लेश करती है कि हम भाई इनसे दब के क्यों रहे हैं, हम इनसे छोटे थोड़ी, हमको भी इतने साल हो गए। तो इसलिए फिर वो अलग हो जाता है, अपना ग्रुप बना दो तो वो ग्रुप छोटा हो जाता है। 4-6 लोग इकट्ठा करके बनाइए, फिर 2 लोग अलग हो गए। फिर संस्था ऐसी चलती, थोड़ा सा जोश रहता है 1-2 दिन, जब मालूम होता है कितना इसमें स्ट्रगल है, कितना सामान हमको इकट्ठा। 8 संस्थाएं जो हमारे से बनी वो 8 बंद हो गई। तो वो सोचते बहुत इजी है नाटक करना,
कितना आठों संस्था इस समय बंद है। कहाँ जाके संघर्ष करना है, किससे हमें भीख मांगनी, किससे मतलब भाग का काम बहुत है, बहुत है। तभी आदमी सर्वाइव कर पाता है। जो संस्थाएं चल रही, जो बेचारे कर रहे हैं, वो सोचता है यार कमा इतना पैसा, मगर मालूम तो बड़ा पैसा कहाँ लग रहा, जब जाता है तो फीमेल को भी देना पड़ता है भाई, इसका फीमेल को कोई आने जाने का तो देंगे, चाहे और किसी हम ले, मतलब फीमेल को देना पड़ता है। हम लोग तो देते हैं भाई कहाँ से, भाई 50 रुपये आना, 50 रुपये जाना, ठीक है भाई, और एक पारितोषिक दे देते हैं, खुश रहते हैं, आपको कमीशन होता कहीं भी ले जाने। तो ये सब चलता है, मगर इस समय वो जो थोड़ा सा सीखा, फिर अपनी ग्रुप बना लिया, वो तो बनता है, वो तो 8 ग्रुप बने, 8 बंद हो गए, और वो चलता रहता है। आदमी की ईगो को आप नहीं खत्म कर सकते हैं। और मंच के बारे में, जैसे आप इतने साल से कुछ ऐसी रह गई तमन्ना कि हमें ये ऐसा नाटक करना या ऐसा रोल हमें करना, कोई आपको ख्वाहिश रह गई हो तो हम जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को जो काम करता है, मैं रंगमंच की बात नहीं करता हूं, मैं और विषयों पर भी बात करता हूं, कि आदमी को पहले अपना आकलन कर लेना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं। सही है। मैं करीब ये बता रहा हूं आपको, 30 साल पहले की बात, दिल्ली में एक हमारे जान पहचान के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। अच्छा अच्छा। उनसे मैंने कहा भाई साहब मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे देखा, उनका देखिए आप अभी 20 साल रुक जाइए। मैंने क्यों? बोले देखिए आप हीरो नहीं लगते हैं, और आपकी पर्सनालिटी विलन वाली भी नहीं है। ठीक कहा। अब तो राम कुमार वर्मा वगैरह की फिल्मों में हम जैसे विलन आने लगे, पहले नहीं था, पहले नहीं आते थे 32 साल पहले। बोले 20 साल रुक जाइए, फिर कैरेक्टर रोल करिएगा आप। उस पर तो कह रहे थे बाप बेटे भाई छोटा भाई, उसके लिए आप परफेक्ट हैं, करिएगा। तो चूंकि हमको मालूम है कि हमारा क्या दायरा है, और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी हो जाएगी, आदमी एक गाड़ी ले लेगा, उसके बाद सोचेगा मैं दूसरी लूं, उससे महंगी लूं, उससे महंगी लूं। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो ये बढ़ती जाएगी। इसलिए मेरा तो कहना ये है कि आदमी को पहले ये आंकना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, और जितना वो कर सकता है उसको कैसे वो बेहतर करे, इस दिशा में वो ज्यादा प्रयोग करे, बल्कि कुछ और बड़ा करने के चक्कर में, और बड़ा करने के चक्कर में चीजें बिगड़ जाती हैं। अगर मुझे मालूम है इस स्तर का नाटक, ऐसे स्टैंडर्ड का नाटक, इतने बजट का कर सकता हूं, तो मैं कम बजट में अच्छा नाटक करने का प्रयास करता हूं। बहुत सही बात कही आपने। चलिए आपको साथ है, मगर यह है कि रंगमंच हम चाहते हैं कि रंगमंच चलता रहे, लोग रंगमंच जब तक सरकार पैसा दे रही है, मैं आपको बहुत साफ बता दूं, हिंदी रंगमंच सही कह रहे हैं, तभी तक चलेगा जब तक सरकार पैसा दे रही है। जिस दिन सरकार ने अनुदान देना बंद हो गया, हिंदी रंगमंच खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंदी दम पे चल रहा है, क्योंकि चलिए इसी दम पे रहा है। क्योंकि देखिए मैंने कुछ शहर देखे हैं जहाँ पे हॉल की किराए बहुत ज्यादा हैं, अरे बहुत ज्यादा, कानपुर में बहुत ज्यादा है, कानपुर की किराए बहुत ज्यादा है, और अनुदान मिल नहीं रहा है। खर्चे तो आदमी 50,000, अब मामूली से मामूली नाटक करिए 50,000 खर्चा आ जाता है, वो 50,000 कौन देगा? अभी भारत सरकार की एक स्कीम थी इंडिविजुअल वाली, इंडिविजुअल ग्रांट मिलती थी, बहुत नाटक हुआ करते थे। अब इंडिविजुअल ग्रांट 2000 से बंद हो गई है। नाटक जो है 70% संगीत नाटक अकेडमी भी तो देती थी, संगीत नाटक कई बहुत कम देती है, हॉल लाइट दे देती है बस। हाँ, तो उसमें क्या होता है, क्या होता है, रिहर्सल खर्चा और आने जाने का सबका लड़कियों को बहुत करता है। देखिए आप सेट लगाएंगे 10,000 12,000 नीचे का सेट बिल्कुल नहीं लगता वो, तो फिर आपने 15 लोग लिए तो 3-3 हजार रुपया मरे से मरे आप एक आदमी का खर्चा लगा लीजिए। कन्वेंस और चाय पानी लगा दिए, मत पेमेंट लीजिए, खाली कन्वेंस और चाय पानी का रख लीजिए, तो 3,000 पर हेड पड़ जाता है। तो 15,000 तो ये हो गया, 10-12 हजार का सेट हो गया, 60-70 हजार रुपया आदमी कहां से लाएगा? इसलिए जब तक सरकार, हमेशा ये कला और साहित्य दो चीजें तभी बढ़ी हैं जब सरकार ने उस पर हाथ रखा है। कालिदास तब बने हैं जब राजा भोज ने उनको अपने यहाँ राष्ट्रकवि बनाया, वरना कालिदास ऐसे घूमा करते थे। मोहन राकेश जी का आशा का एक दिन पढ़ लीजिए, इसमें कालिदास की बहुत दयनीय दशा दिखाई गई है
लेकिन जब वो राजा भोज के यहाँ राष्ट्रकवि हो गए तो कालिदास हो गए। तो जितने भी हैं कलाएं, जो भी हमारे कला क्षेत्र के हैं, चाहे साहित्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे नाटक हो, अगर राजाश्रय नहीं मिलता है तो वो वही दफन हो जाता है। चलिए, आपके साथ बहुत समय रहे, आपके साथ शेयर भी किया। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं, मतलब कि जो रंगमंच में कुछ लोग जो भटक गए हैं, नहीं कर रहे हैं, उन नए युवकों को कुछ संदेश देना चाहें। बिल्कुल, आज का युवा फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, मैं व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी समझता हूँ। वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ज्ञान देती है। उसके द्वारा अपने आप में इतना चतुर और इतना समझदार हो गया है, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है और फेसबुक पे उसकी प्रूफ है, तो वो अपने आप में सक्षम है। और कहते हैं ना कि एक पौराणिक कहावत है कि जब आदमी ठोकर खाता है तभी अकल आती है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहावतें बनाई थी, वो बरुआ जी अगर आप उन पर अमल करिए, देखिए तो कहीं गलत नहीं है। कोई एक कहावत ले लीजिए आप, जैसे ये कहावत अकेला चना भाड़े भाड़ा, तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है, नहीं थिएटर अकेला आदमी रंगमंच नहीं कर सकता, ये थिएटर चाहे जितना अच्छा हो जाए, जितना अच्छा करे, वही स्थिति है। तो सबसे पहली बात तो है कि युवाओं को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हमें थिएटर करना है या नहीं करना है, या थिएटर को हमें सीढ़ी बनाना है। अगर थिएटर को सीढ़ी बनाना है जरूर बनाइए, क्योंकि भाई देखिए थिएटर आपको आर्थिक मदद नहीं करेगा। आप थिएटर करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद मीडिया करेंगे, 4 पैसे कमाएंगे, लेकिन जो थिएटर आपने किया है उसको आप मान सम्मान दीजिए, उसको आप पहले स्थान दीजिए। अगर आप कहीं बहुत बड़े बन गए हैं थिएटर करके, तो आप आर्थिक रूप से उस ग्रुप को, उस आदमी को सहयोग करिए। भूल मत जाइए कि मैंने किया था। तो जब जो लोग थिएटर में आते हैं वो अपने आप को थिएटर के प्रति जोड़ें और थिएटर को मान सम्मान के साथ देखें और सहयोग करें, तभी थिएटर जिंदा रहेगा। अगर थिएटर को आपने यूज करके छोड़ दिया तो यूज करके छोड़ते रहेंगे, बात खत्म हो जाएगी। एक आदमी कहाँ तक चलाएगा? सही बात है। तो जो लोग थिएटर में आते हैं, चाहे दर्शक के रूप में आए, जो भी दर्शक आता, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ बरुआ जी कि हमारे दोस्तों के या हमारे रिश्तेदारों के जो भी दर्शक रूप में आते हैं, वो नाटक खत्म होने के बाद आर्थिक सहयोग जरूर करें। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा करने से इस नाटक हो। भाई आप कहीं जाते हैं, आप इतना पैसा खर्च कर देते हैं, जाने पिक्चर देखने कर देते हैं, अरे आप आए हैं कुछ नहीं, 100 रुपए आप दे के जाइए ग्रुप वाले को। बिल्कुल सही बात कही। तो उससे क्या है, उसका मनोबल बढ़ेगा, कुछ हल्का होगा खर्चा, और थिएटर होगा। जब तक आदमी का सहयोग नहीं होगा, जो थिएटर में आया है, प्रेक्षागृह में आए हैं, उनका सहयोग थिएटर के प्रति नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि जितने भी थिएटर से लगाव रखने वाले लोग हैं, जितने भी थिएटर जुड़े लोग, थिएटर को महत्व दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आवेगा एक छोटी सी भेंट जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आप वरिष्ठ होने के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद बरुआ जी कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पर आए आप। धन्यवाद।